नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ फिर से प्रथम चरण के वोटर पैटर्न की, कि आखिर किस तरह से मतदाताओं ने लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए अपनी रहनुमाई तय की है। एक संकेत उन्होंने देने का प्रयास किया है कि आखिर क्यों वो मत देने के लिए अपने घरों से नहीं निकले। इस संबंध में हमने विस्तृत एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलता जाएगा मैं आपको अवगत कराता जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने, उनके जो प्रवक्ता थे, उन्होंने कम मतदान को ये नहीं माना है कि निश्चित तौर पर जनता के मन में एक निराशा थी जिसके कारण कि वो नहीं निकले। उन्होंने इसके लिए गर्मी और ख़राब मौसम का आड़ लिया और कहा कि कम मतदान ये नहीं दर्शाता कि मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए ही इंटैक्ट हो रहे हों, जबकि विपक्षी दलों के मतदाता न निकले हों। लेकिन ये एक तरह से जनता की जो बुद्ध है और बुद्ध कौशल है उसको एक नकारना ही है, क्योंकि जब आप 400 पार की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये बात माननी ही होगी कि किस प्रकार से जनता आपसे नाराज है, या वो इस तरह की उनके मन में निराशा घर कर चुकी है आम जनता के, कि वो चाह कर भी, परेशानियों के बावजूद भी वो घर से निकलना नहीं चाहती। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 2014 में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर ही आम जनता ने ये मानस बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आएगी निश्चित तौर पर उससे उनका कुछ जीवन स्तर भला होगा। लेकिन जब हम 2024 के चुनाव में जा रहे हैं और जिसका प्रथम राउंड भी हो चुका है, निश्चित तौर पर जनता के मन में जो सवाल थे उन पर मौजूदा सरकार खाली नहीं उतरी। ये भी मैं नहीं कहूँगा कि मौजूदा सरकार ने कुछ काम नहीं किए हैं, प्रयास किया। खासकर उन्होंने वो काम जो कि उन्हें ध्रुवीकरण करने में मददगार साबित करते हैं, वो काम उन्होंने ज़रूर किए, जिससे कि उनका नाम हो और निश्चित तौर पर वो ध्रुवीकरण करने में कामयाब हों। लेकिन अब जब महाराष्ट्र से उनकी ही सांसद प्रत्याशी नवनीत राणा ने ये कह दिया है अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष कि कार्यकर्ता मोदी लहर के सहारे न रहें, वो क्षेत्र में निकलें और मेहनत करें। ये एक दर्शाता है कि निश्चित तौर पर जो दल के प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं उनको भी निश्चित तौर पर मोदी की लहर पर भरोसा नहीं है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के सहारे ही सब योजनाएं बनती हैं, मोदी के सहारे ही लोगों को टिकट मिलता है, कटता है। लेकिन जो लोग क्षेत्र से नहीं रहे या जिनका जुड़ाव नहीं रहा वो निश्चित तौर पर हारे हैं। आप सभी लोगों ने राजस्थान में भी देखा होगा और मध्य प्रदेश में भी कि उनके केंद्रीय मंत्री तक विधानसभा के चुनाव में वो उतारे गए थे और उनको हार मिली। राजस्थान में 6 में से 3 लोग जो कि सांसद थे वो चुनाव हार गए।
तो ये वही लोग थे जिन लोगों ने क्षेत्र से जुड़ाव नहीं रखा या क्षेत्र में गए। और इधर जो है, आपको नितिन गडकरी जी का भी एक भाषण इस समय मैं उल्लेख करना चाहूँगा इस ब्लॉग में, कि नितिन गडकरी जी ने कहा था कि मैं चुनाव में किसी भी कार्यकर्ता को चाय पानी नहीं दूंगा, मैंने काम किया, उस आधार पर मुझे वोट मिलना चाहिए। लेकिन जब पहले राउंड में उनके सीट पर जब वो नितिन गडकरी को टिकट मिला, जब वो क्षेत्र में गए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अगर वो कार्यकर्ताओं को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, गले नहीं लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर उन्हें परेशानी होने वाली है। उन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए, यहाँ तक कि पत्रकारों को बुलाकर भी अपने क्षेत्र में आयोजन किए। बशर्ते इसके बावजूद भी महाराष्ट्र में वोटों का प्रतिशत गिरा। 2019 में जहाँ 61% मतदान हुआ था, अब की बार वहाँ 54% मतदान हुआ है। तो निश्चित तौर पर यहाँ तक कि ये भी देखा गया कि नागपुर के ही एक मोहल्ले जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ के कुछ लोग सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुँचे और उन्होंने आधार कार्ड, वोटर लिस्ट आप देकर ये अपील की कि आखिर उनके वोट क्यों काटे जा रहे। एक तरह से ये आप ये मान लीजिए कि ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता भी पर भी सवाल है। इसी प्रकार रामपुर और कई जगह इस तरह की वो देखी गई। किस तरह से आप लोगों ने देखा कि संगीत सोम के क्षेत्र सरधना में भी इस तरह की घटनाएं आईं, जहां की एक जात विशेष के लोगों को पुलिस ने पीटा। हालांकि मैं इस बात को गंभीरता से नहीं जाऊंगा, लेकिन एक और खबर मिल रही है जो कि आड़ लेते हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कि गर्मी का मौसम था। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में भी जहां की गर्मी नहीं पड़ती और वहां पहाड़ हैं, वहां भी वोटों का प्रतिशत 61.88 से गिरकर 53.56 रह गया है। तो निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आम जनता के मन में मौजूदा सरकार के प्रति उपेक्षा का भाव तो है। आखिर वो जब 400 पार के नारे और जब वो मोदी पर विश्वास करते हैं तो वो अपने आवास से क्यों नहीं निकले। वहाँ ये बताना भी समाचीन होगा कि नागपुर जो कि सबसे सुरक्षित सीट भारतीय जनता पार्टी की मानी जाती है, जिसमें कि नितिन गडकरी लड़ रहे हैं, उनके यहाँ भी मतों का प्रतिशत काफ़ी कम हो गया है। देहरादून में भी मत प्रतिशत कम रहा। और सबसे ज़्यादा नागालैंड से एक समाचार मिल रहा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ के 6 जिलों में एक भी वोट नहीं पड़ा। वहाँ पर वहाँ के मंत्री फायनान कोमान को उनके घर को लोगों ने घेर लिया और वहाँ पर एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार चल रही है, जिसमें कि भाजपा को 4 सीटें मिली हैं। बावजूद उनके विधायक यहाँ तक कि मंत्री तक मतदान करने नहीं निकल सकते। नागालैंड में चुनाव आयोग ने बताया कि 91% मतदान हुआ है। लेकिन यहाँ ये सवाल है कि जब 4.5 लाख मतदाता अपने घर से नहीं निकले और मतदान केंद्रों तक नहीं पहुँचे, तो एक तरह से ये चुनाव आयोग पर भी एक सवालिया निशान है कि आखिर इतने बड़े बहिष्कार की खबर चुनाव आयोग को क्यों नहीं हुई या स्थानीय प्रशासन को क्यों नहीं हुई। आखिर कौन लोग हैं जिन लोगों ने मंत्री और विधायकों तक को मतदान नहीं करने दिया और उनको आवास में घेर लिया। निश्चित तौर पर वहाँ के लोग, स्थानीय लोग मुद्दों से परेशान होके और वो नहीं गए और न उन्होंने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। इतने बड़े बहिष्कार को चुनाव आयोग भी भांपने में असफल रहा।
आखिर क्या कारण है कि इतने लोग 400 पार के नारे के बावजूद अपने घरों से नहीं निकले। और आपको यह भी जानकारी दे दूं कि वहाँ न तो लू चल रही है और न ही ऐसी गर्मी का मौसम है जो वहाँ के लोग घरों से नहीं निकल रहे। निश्चित तौर पर यह मानना पड़ेगा कि आम जनता के मन में मोदी सरकार को लेकर कोई भी जो अपेक्षा थी उस पर वो संभवतः खरे नहीं उतरे। देहरादून में भी 15 मतदाताओं जिन्होंने कि हर चुनाव में वोट डाले हैं, अब की बार उनके वोट शामिल नहीं थे, तो उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत की है। और देहरादून में भी 19 के वनस्पत 6% मतदान कम हुआ है। कोयम्बटूर में 1 लाख मतदाताओं के नाम वोटर सूची में शामिल नहीं। इसको उठा कौन रहा है? वो शख्स जिसने कि आईपीएस की नौकरी की और उस नौकरी को छोड़कर वो सामाजिक सेवा में आए हैं, अन्नामलाई, जिनका के उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में किया और उन पर ही तमिलनाडु में इसकी कमान है भारतीय जनता पार्टी की। जो भी फायदा होता है, जो प्रवेश होता है, निश्चित तौर पर अन्नामलाई का माना जाएगा। टीवी पे भी जो बहुत छाए हुए हैं, उन अन्नामलाई ने आरोप लगाया। एक तरह से ये आरोप चुनाव आयोग पे माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ही सब सूचियों को बनाने, मतदाताओं को शामिल करने, मतदाताओं के नाम विलोपित करने का काम करता है। आखिर 1 लाख लोग जब मतदाता सूची में नहीं हैं, निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या चुनाव आयोग की किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, या यूं ही गर्मी का बहाना बना के या लोगों की अपेक्षाओं को पूरा न करके क्या सरकार फिर कोई बहाना ढूंढने का प्रयास करेगी? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद।